योग दर्शन की 95वीं कक्षा 95। तो इससे पहले हमारी 94 कक्षाएं हो चुकी हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत कल की जो कक्षा थी उसमें हमने 35 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। ये 35वां सूत्र कल पूरा हो गया था, जिसमें हमने विषयवती प्रवृत्तियों के बारे में चर्चाएं की थी। कल अंत में एक बात कही थी कि यदि आपका कोई प्रश्न पिछले पाठों में से हो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करिए और फिर मैं नाम लूंगा, फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो। हाँ जी, अनीता गुप्ता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी मुझे मुझे एक प्रॉब्लम ये मतलब जैसे हम ईश्वर प्रणिधान करें या जैसे बताया था कि तालु में आप ध्यान करके और फिर आपका ध्यान लग सकता है। वो कोशिश करी है मैंने 2 दिन, लेकिन कुछ कर नहीं पाई मैं ज्यादा देर तक। ध्यान कहीं 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 चला जाता फिर। जी हाँ, अभी शुरुआत है, तो जब हम किसी चीज़ का आरंभ करते हैं, विशेषकर ऐसे जो अध्यात्म के अनुष्ठान हैं, परिक्रम हैं, तो थोड़ा समय लगता है। अभी आपने खुद कहा कि 2 दिन हुए हैं। हमारा अपने चित्त को चंचल बनाने का, चित्त को बिगाड़ने का अभ्यास बहुत लंबा है। 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना। और हम ये सोचते हैं कई बार कि अब हम साधना करने बैठे, उपासना करने बैठे, तो 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, ध्यान ही नहीं लगता, मन ही नहीं टिक पा रहा है एक जगह। और कई बार मन खिन्न हो जाता है, भीतर से परेशान हो जाते हैं कि बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन मन रुकता ही नहीं है, कैसे करें? तो समय तो लगता ही है ना, जब कोई घाव हुआ है शरीर में, अब घाव भरने में भी समय लगेगा। मान लीजिए कहीं कोई फोड़ा हो गया शरीर में, अब उसमें सड़न पैदा हो गई, बहुत गहरा होता चला गया, हमने उसको इग्नोर किया, हमने लापरवाही बरती, और वो घाव गहरा 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 बहुत गहरा होता चला गया, गहरा इन्फेक्शन हो गया उसमें। अब कई महीनों बाद उसकी चिकित्सा आरंभ की, और हम सोचते हैं कि एक पट्टी में ठीक हो जाए, एक पट्टी करवाई डॉक्टर से, और डॉक्टर के पास फिर शिकायत लेके पहुंच गए, एक पट्टी करी और अभी तक ठीक नहीं हुआ। कैसी दवाई दी आपने, इंजेक्शन तक लगाया, उससे आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या कहता है, होगा आराम होने में समय तो लगेगा, आपने लापरवाहियां बहुत की हैं, यहाँ तक आने में समय लगाया है आपने, बिगाड़ किया है और देखभाल नहीं की, समय तो लगता है। वैसे ही मामला यहाँ भी है। हमने अपना जो पिछला जीवन बिताया है उसमें अभ्यास कहाँ किए हैं हमने, मन को रोकने के, मन को शांत करने के, मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए, मन की सात्विकता को बनाए रखने के लिए। और अब जब शुरुआत की है, थोड़ा सा परेशानियां आएंगी, थोड़ा सा चिंताएं होंगी हमको, एकदम से उपलब्धियां नहीं होंगी। लोगों को वर्षों हो जाते हैं अभ्यास करते करते, तब जाके स्थितियां बनती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा रोचक है और हमारे विषयों से ही जुड़ा हुआ है, माता जी की बात से भी जुड़ा हुआ है और वैसे भी सब लोगों के बड़े काम आएगा। मान लीजिए एक गांव के बीचों बीच एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। गांव वालों ने सोचा कि इस कुएं की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें बहुत कचरा चला गया है, इसको इसको साफ किया जाए, इसकी स्वच्छता की जाए। अब उसमें कोई भी जो भी आता, इधर आ ना, वापस ऐसे हो गया। अब उसमें कोई भी जो भी आता है, गांव का आस पड़ोस का व्यक्ति, वो कचरा डाल देता है, तसला भर के लाते हैं, और उसमें जो भी घर का कूड़ा कचरा, मिट्टी गोबर कुछ भी है, सब पटकते रहते हैं। एक व्यक्ति ने एक पहल की कि इसको साफ करना शुरू करते हैं। वो बेचारा प्रतिदिन कुएं में उतरता और एक दो परात या एक दो तसला उसमें से कचरा निकालना शुरू कर देता। लेकिन गांव वाले लोग थे कि मान नहीं रहे थे, वो बार बार कचरा डाले जा रहे थे उसमें, कैसे साफ हो? तो एक ही तरीका है साफ करने का, या तो बाहर से जो लोग कचरा डाल रहे हैं उसको डालने की गति कम की जाए, यानी लोगों की संख्या कम की जाए, कचरा कम मात्रा में भीतर पहुंचे, और जो व्यक्ति कचरा निकाल रहा है
वो कचरा निकालने की मात्रा को बढ़ा दे। प्रतिदिन एक तसला निकाल रहा है, एक परात भर के निकाल रहा है, तो परातों की संख्या बढ़ा दे, कचरा अधिक मात्रा में निकाले, तभी तो बाहर निकलेगा, तभी तो साफ हो पाएगा। कचरा डले जा रहा है ऊपर से और मात्रा ज़्यादा है, और और बाहर निकालने की गति धीमी है, कम मात्रा में कचरा बाहर निकाला जा रहा है। कुआँ कैसे साफ होगा? कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे तो जीवन भर लगा रहेगा, कुआँ कभी साफ होगा ही नहीं। और कहेगा व्यक्ति, शिकायत भी करेगा ये सफाई करने वाला, कहाँ तक साफ करूं? और इतने दिन तो हो गए साफ करते करते, पिछले 4-5 सालों से साफ ही करता आ रहा हूँ कुएं को, आज तक तो साफ हुआ नहीं है। कैसे होगा जब बाहर से इतना कचरा बार बार जा रहा है भीतर? तो मन को टिकाने के जो अभ्यास हम कर रहे हैं, तालू पे कर रहे हैं, कई बार जिह्वा पे करते हैं, आगे और अभ्यास बताए जाएंगे, या तो आज या कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। एक और स्थान बताया जाएगा कि वहां भी हम धारणा कर सकते हैं। जिसको जहां अच्छा लगे, अनुकूलता हो, बदल बदल के देख लें। जैसे माता जी कह रही थी कि उन्होंने तालू पे अभ्यास किया, नहीं बन पाई बात, वहां नहीं टिक पाया, बदल के देख लें। यहाँ तो 5 बताए ना, 5 स्थान बताए। नासिका के अग्रभाग पर टिका लें, जहाँ प्राण आ रहा है जा रहा है। जीभ के अग्रभाग पे देख लें करके, किसी का वहां बहुत अच्छा टिक जाता है, किसी का जीभ के मध्य में टिक जाता है बढ़िया से, या जिह्वा मूले, जीभ के एकदम जड़ में, जहां से जीभ शुरू होती है वहां से करके देख लें। तो धीरे धीरे स्थितियां बनने लगेंगी। समय लगेगा माता जी। बात समझ में आ रही है? जी आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी, जो जीवा मूल्य है, इस पर जीभ लगानी है या खाली ध्यान करना है? ध्यान करना है बस, वहां पे अपने मन को टिकाने का प्रयास करना है। ठीक हाँ, ठीक है जीभ को मोड़ के नहीं लगाना ठीक कि है जीभ आचार्य को जी, मोड़ के धन्यवाद। लगाएंगे। ठीक है हाँ जी, ठीक है। आगे। ठीक है। हाँ जी, वीना माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ पूछेंगे? जी ओम आचार्य जी नमस्ते। मैं जी। शंका समाधान करना, ये जो हाँ। आप तालु बोले, थोड़ा गला थोड़ा खराब है आचार्य जी, आवाज हाँ। साउंड में, वोकल कॉर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, कोई बात नहीं। मेरा ये पूछ रही थी आचार्य जी जी। कि आप जो बोले तालु दो बताए, मस्त क्या दांत के पीछे वाला उभरा हुआ तालु कि जी। आगे का जो बच्चे का धक धक करते रहता हो, या पोस्टीरियर पीछे में तालु? तालु तो दो होता है, तो जी। हम लोग तो इसे तक वाला तालु और मुंह के भीतर जो है उसको भी तालु बोलते हैं। हाँ तो जी। दो बताए ना, एक ब्रह्मांड ऐसा तरह अज्ञा चक्र, ये भाव के बीच में उसको क्या बोलेंगे? भौहों के बीच में जो होता है उसको तो आज्ञा चक्र बोलते हैं, दोनों भौहों के बीच में जो होता है। तालु। तालु हाँ, देखिए तालु मैंने बताया और ना आपको, जहां से हम च छ ज झ बोलते हैं और हमारी जीभ जहां जाके लगती है वो है तालु। हालांकि कुछ लोग पीछा इसको हुआ थोड़ा भाग। भीतर भी मानते हैं कि भीतर भी होता है, जहां वो पता नहीं उसको काक बुरा पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लटका रहता है ना गले काग में अंत में। ऊपर, सर के ऊपर दबा रहता है, जिसे काग बोलते हैं। हाँ जी, हाँ काग जी, बोलते काग बोल देते हैं। हैं। नीचे गड्ढा सा होता है, उसके नीचे तक हाँ। काग बोलते आचार्य आचार्य जी, हैं। तालु तालु न हो सकता आचार्य जी, वो दांत का उभरा हुआ भाग के बगल या पीछे, वो उसी जगह के आसपास हो। हाँ जी, हाँ जी। तातुआ बोलते हैं उसको, तातुआ बोलते हैं। हाँ जी। वो दांत होते हैं। जी, जी, वो जी। तो आप कल बताए ना, तो हम समझ गए कि वो जो बच्चे को दुख दुख करता है ना, जो जी। 1 साल 1.5 साल में बंद होता है, एक पोस्टीरियर भी होता है जो हाँ। इधर पीछे बोन को जोड़ता है, जहाँ जी। कहते जी। हाँ। तो हम यही सोच रहे थे, आगे वाला है कि भाव वाला है, कि तालु कहाँ का है? ये दांत के पीछे वाला उभरा हुआ भाग के, वही तालु ने बोले आचार्य जी। हाँ जी। अ, अभी। तालु आचार्य जी मूर्धन्य वाला भाग नहीं होता, ऊपर का, एकदम ऊपर वाला? हाँ, मूर्धा से थोड़ा पहले होता है उभरा हुआ सा हिस्सा जो है। मूर्धा तो बिल्कुल गड्ढा है ऊपर वाला, एकदम जो गड्ढा हाँ, होता जी है। जी। हाँ जी। तो मतलब दांत और मूर्धा के बीच का हुआ फिर तालु ना? क्या सरोज माता जी, पहले आप बोलिए। दांत और मूर्धा के बीच में हुआ ना तालु हाँ फिर? जी, बिल्कुल बिल्कुल वही दांत और मूर्धा के बीच में। जी। जी, ठीक है। मुझे वही शंका समाधान करना था। हाँ जी, ठीक है। ये जी धन्यवाद। वो जी। क्लियर क्लियर वाला बोल रहे हैं कि कौन सा? जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, थोड़ा समझ नहीं आया था कल, ये दूसरा पैराग्राफ है जो जी। नीचे से दूसरी लाइन, हाँ जी। शास्त्रार्थ अनुमान आचार्योपदेश, ये वाली पूरी लाइन, ये मुझे समझ नहीं आया था ये।
ये वाली? जी हाँ ये ठीक, जी ठीक है। देखिए, तस्मात् इसलिए शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश उपदेश तनिक रुकिए, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी ओर से ही और वो ठीक हो ही नहीं पाई। हाँ, आचार्योपदेश उपोत्बल। हाँ, आचार्योपदेश उपोत्बल है ये, उपोत्बल। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, इस शब्द को थोड़ा, आप लोगों को भी स्पष्टता हो जाएगी। उपोत्बल या उपोत्बल भी कह सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है उपोत्बल। आचार्य उपदेश उपोत्बल बलनार्थ, अब पूरा जोड़ देंगे तो बलनार्थ हो जाएगा। उपोत बलनार्थम एव, एव भी जुड़ा हुआ है, अवश्यम कश्चित अर्थ विशेषः प्रत्यक्षी कर्तव्यः। यानी ऊपर जो कह रहे हैं कि यदि हम किसी एक देश में किसी एक विषय को, जो शास्त्र ने कहा या आचार्य ने कहा, यदि उसको अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं करते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे जीवन में, ना उसमें हमारी दृढ़ बुद्धि हो पाएगी। ऐसा ऊपर कहा था, ऊपर की पंक्ति में। तो आगे कह रहे हैं इसलिए, फिर क्या करें, अब वो हमारे लिए कर्तव्य बता रहे हैं, करने योग्य क्या है। तस्मात् इसलिए शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश को बल देने के लिए, बल देने का मतलब होता है पुष्ट करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, उसको बल मिल जाता है जब हम अपनी ओर से भी उस पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अवश्यमेव, अवश्य ही, कश्चित अर्थ विशेषः, किसी अर्थ विशेष को, यानी उसके किसी हिस्से विशेष को, उसका कोई अंश ले लें, उसका कोई एक सिद्धांत पकड़ लें, पंक्ति ले लें, कुछ भी ले लें जो भी हमको ठीक लगता है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। प्रत्यक्षी कर्तव्य, प्रत्यक्ष करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हमको, उस पर काम करें। अब बात समझ में आ रही है माता जी? आपने जो बोला ना, ये किसी एक नहीं, क्या आपने बोला, थोड़ा सा मैं लिखने में थोड़ा लगी हुई थी मैं। किसी अंश बल विशेष देने, को, उसके अंश विशेष को, उसके किसी हिस्से हाँ को हाँ जी, प्रत्यक्ष करना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। जी ठीक है। और बताइए, किसी और का और प्रश्न है? जी वि, आचार्य जी। जी विजय लक्ष्मी माता जी, आप बताइए। हाँ जी आचार्य जी, ये जो सूत्र है इसका अर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। हम कौ, उस दिन थे नहीं कक्षा में जिस दिन आपने बताया था। कौन से सूत्र का? इसी सूत्र का? हाँ हाँ जी, इसी सूत्र का। तनिक रुकिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे एक बार फिर से एप्लीकेशन को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। हाँ अभी ठीक है, हो गया। ये सूत्र है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ये सूत्र है, विषयवती यानी विषयों वाली, प्रवृत्ति, जब हम विषयों में अपने मन को लगाते हैं तो वहां से एक प्रवृत्ति बनती है, एक अनुभूति होती है, एक आदत बनती है हमारी भीतर से, स्थिति बनती है। तो वो जब उत्पन्न होती है, विषयवती प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है, उत्पन्ना शब्द है ना इसमें, उत्पन्ना यानी उत्पन्न होने वाली, वो जो प्रवृत्ति है हमारे भीतर, जो आदत बनती है, अनुभूति बनती है, वो क्या होती है? मनसः स्थिति निबंधनी। मनसः माने मन की, स्थिति माने प्रशांत वाहिता स्थिति, यानी एकाग्रता, एकाग्रता को बांधने वाली होती है। सीधा सीधा कहें तो जब हम विषयों में अपने मन को टिकाते हैं तो जो मन के भीतर स्थिति बनती है वो मन को टिकाती है। वो जो अनुभूतियां हैं, जो हमको भीतर से आदत बन रही है, प्रवृत्ति बन रही है, वो मन को रोकती है, टिकाती है, मन को एकाग्र करती है। समझ में आया माता जी? जी आचार्य जी, जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, विषय वाली जो प्रवृत्ति होती है वो तो मन को भटकाती है ना आचार्य जी? आप थे कक्षा में जब ये सूत्र आरंभ किया था शुरू शुरू में? जी हमने थी जी आचार्य जी। तो मैंने ये बात तभी स्पष्ट की थी और मैंने कहा था, चलिए एक बार फिर से रख देते हैं।
हाँ, वो उस बात का एक प्रकार से उपसंहार हो जाएगा, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जब मैंने शुरुआत की थी, अब अंत में देख लीजिए क्या बात है। सामान्य रूप से जैसा माता जी म्यूट कीजिए, जैसा हम जी सामान्य रूप से कहते हैं कि विषयों में जब मन को लगाते हैं तो मन तो भटकता है, और हर कोई साधक, हर कोई बड़े योग प्रशिक्षक या बड़े साधक लोग यही कहते हैं कि विषयों से मन को हटाना है, विषयों में मन को नहीं लगाना। विषयों में मन को लगाओगे तो मन तो भटकता रहेगा विषयों में ही। मन को तो विषयों से निर्विषयी बनाना है, हटाना है, तभी साधना आगे बढ़ पाएगी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, किया जाता है, लोग करते हैं ऐसे उपाय, और करना भी चाहिए। लेकिन अब जब कोई व्यक्ति पहली बार इस सूत्र को पढ़ता है तो उसको क्या लगता है, ये तो उसके बिल्कुल विपरीत बात कही जा रही है, उल्टी बात है। यहाँ कह रहे हैं कि विषयों में प्रवृत्ति बनानी है। अब किसी को लगेगा कि हमने तो साधकों से, योगियों से कुछ और ही सुना था, वो कह रहे थे विषयों से मन को हटाना है, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सूत्र कह रहा है विषयों में जब प्रवृत्ति होती है तो वो मन को बांधती है। तो बस इतना सा अंतर है दोनों बातों में कि जब विषयों में प्रवृत्ति होती है हमारी तो वो ठीक से होती है, नहीं होती, हम किस रीति से विषयों में प्रवृत्त हैं। एक व्यक्ति तो विषयों में इसलिए प्रवृत्त होता है कि उसको सुख लेना है वहां से, बस उसको विषय को भोगना है, मजे लेने हैं, सीधी भाषा में कहें तो मनोरंजन करना है, इसलिए विषयों में प्रवृत्ति होती है। और विषयों में भी प्रवृत्ति कैसे होती है, अभी इसको भोग लेता है, थोड़ी देर बाद उसको भोगेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको भोगना चाहेगा। मतलब विषयों में भी प्रवृत्ति बन नहीं पाती उसकी, वहां थोड़ी थोड़ी देर में विषय बदलते रहते हैं। अभी इसको खा लूं, अभी इसको खा लूं, अभी वहां घुमाऊं, अभी इधर दौड़ लूं, अब इस चीज को देख लूं, अब ये मूवी देख लूं, ये सीरियल देख लूं, बार बार ऊपर जैसे आज की भाषा में कहें तो शॉर्ट वीडियो लगातार देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। कहने को तो विषय में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन वहां एकाग्रता हो ही नहीं रही है उसकी, क्योंकि उसमें भी ठीक से नहीं जुड़ पा रहा है, किसी एक विषय पर रुका हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ जिस बात को कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति किसी विषय में, अपने एक विषय में भी मन को टिका ले ठीक से, जैसे मान लीजिए यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोल करके एक लॉन्ग वीडियो निकाली 2 घंटे की, कोई लेक्चर है किसी का कोई प्रवचन है, कोई कक्षा है, अब देख रहा है आराम से बैठ करके, ये भी तो विषयवती प्रवृत्ति हुई ना, ये भी तो विषय में ही मन को लगा रहा है व्यक्ति। अब टिकेगा व्यक्ति आराम से, बाहर के विषयों को हटा रखा है, ना इस समय खा रहा है, ना पी रहा है, ना सूंघ रहा है, ना चख रहा है, ना किसी का स्पर्श कर रहा है, बस क्या कर रहा है, देख रहा है और सुन रहा है। सामने जो टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहा है उसको सुन रहा है आराम से, ये भी तो विषयवती प्रवृत्ति ही हुई। अब इस विषय से जो भीतर एक अनुभूति हो रही है, एक एक स्थिति बन रही है, एक आदत बन रही है उस व्यक्ति की, वो मन को बांधती है, और ऐसा किया ही जाता है, करना चाहिए हम लोगों को। तो जब साधक लोग मना करते हैं कि विषयों में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो किसको मना करते हैं, जब व्यक्ति चंचल होकर के विषयों को भोगता रहता है। जैसे उसी उदाहरण को फिर से उठाते हैं, यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले शॉर्ट वीडियोज के हमारे पास सामने रिकमेंडेशन आती है, सामने दिख रही हैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज, अब अच्छी दिखती हैं, वो एकदम से खोल ली, 30 सेकंड की वीडियो है, व्यक्ति ने 10 सेकंड भी नहीं देखता ठीक से, अरे बेकार है, एकदम ऊपर स्क्रॉल कर देगा। ये भी विषय में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन कैसी है, चंचलता से है। व्यक्ति देखने के लिए नहीं देखता, बस वहां मनोरंजन करने के लिए गया है थोड़ी देर के लिए। अब स्क्रॉल 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 अप स्क्रॉल डाउन यही चले जा रहा है उसका, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 10 सेकंड देखी, 20 सेकंड देखी, किसी विषय पे टिक ही नहीं रहा है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितना सारा डाटा, कितनी सारी बातें वहां से आ रही हैं, जा रही हैं, किसी भी तरीके से चित्त में जाकर एक मैनेजमेंट बनेगा इस डाटा का, कभी नहीं बनेगा। व्यक्ति एक बार में बैठ करके सैकड़ों शॉर्ट वीडियोज एक बार में देख लेता है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन भीतर जाती है, लेकिन टिकती एक भी नहीं है ठीक से, टिकती नहीं है भीतर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई डाटा, कोई जानकारी रुकती है क्या? आप विचार करके देख लीजिए, जब हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं तब होता ही नहीं है, या रील्स जो देखते हैं। लेकिन व्यक्ति टिक करके आराम से किसी रील को देखे, एक रील देख ली, उससे कोई जानकारी मिली, अब फोन को अलग रख दे थोड़ी देर के लिए। शॉर्ट वीडियो देखना, रील्स देखना बुरी बात नहीं है, देखनी चाहिए, लेकिन देख करके उस जानकारी को थोड़ी देर रोके तो सही, मन में एक प्रवृत्ति तो बनाए उस विषय में, जिस विषय को देखा है, रूप नाम का विषय है।
अब जो प्रवृत्ति बनेगी वो मन को बांधेगी, निश्चित रूप से मन को एकाग्र करेगी, सात्विकता को बढ़ाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल का जो ये शॉर्ट वीडियोस का जो जमाना है ये बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, बहुत बिगाड़ने वाला है मनों को हमारे। बचना चाहिए, बचाना चाहिए। लंबी वीडियो देखने की हमको आदत नहीं रही, लंबी कक्षाएं सुनने की या किसी एक विषय पर लगातार टिकने की आदत हमारी खराब होती जा रही है ही नहीं वो स्थितियां। तो क्या होगा, मन की स्थिति बंधेगी ही नहीं। और उदाहरण से समझते हैं बात को। एक व्यक्ति खाना खाने बैठा, अब मन तो लग रहा है कि ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, खेत के लिए लेट हो जाऊंगा, काम के लिए लेट हो जाऊंगा, देर हो जाएगी, अभी वहां भी जाना है, कोर्ट में भी जाना है, बस पकड़नी है, बस ना निकल जाए, हड़बड़ाहट है। मन कहाँ में टिका हुआ है, बस पर, ऑटो पर, ऑफिस में, वहां भी लग रहा है अरे अभी तो पैसे भी नहीं लिए, पैसे पर्स कहाँ रख दिया, फोन मेरा चार्जिंग पे लगा है, चार्ज भी नहीं हुआ होगा, लंच तुमने पैक किया कि नहीं किया। इधर इतने इतने सारे विषय आ रहे हैं और खाना भी खा रहा है साथ में। तो क्या खाना खाने में जो उसकी प्रवृत्ति बनेगी, क्या वो उसके मन को टिकाने वाली होगी? नहीं टिकेगी। तो जो साधक लोग मना करते हैं, ऐसी स्थितियों को मना करते हैं कि जब हम एक विषय पर केंद्रित हैं तो हम रह ही नहीं पाते। उन विषयों को रोकने की बात होती है साधना में या व्यवहार में भी। जब हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा पहले उठ जाएं, आराम से करें उस काम को। नहा रहे हैं तो नहाते समय केवल नहाएं। लेकिन कितने लोग तो नहाते समय नहाते भी नहीं है, प्रवृत्ति बनती नहीं है नहाने में भी। नहाते समय भी मन कहीं और चल रहा है, मन चल रहा है लेट ना हो जाऊं, देर हो जाएगी, आज जाके फिर से वो बॉस डांटेंगे, आज फिर से उनको वो सबमिट करके दिखाना है, वो डॉक्यूमेंट देने हैं, फाइल इधर उधर पड़ी है, घर से ले जानी है, ये हजार बातें उसके मन में चल रही हैं। नहाते समय नहाने में प्रवृत्ति नहीं है। यदि व्यक्ति नहाते समय केवल नहाए, ठीक से नहाए, अच्छे से उसमें पूरा ध्यान लगा करके नहाए, तो वो स्थिति भी मन को बांधने वाली है, क्योंकि वहां भी एक प्रवृत्ति बन रही है उस विषय में। बहुत अच्छा होता है ये भी। विषय में प्रवृत्ति बुरी नहीं होती, लेकिन विषय में चंचलता को ला करके जो प्रवृत्ति बनाता है व्यक्ति, वो खराब होती है, वो रोकने वाली है। कितने और स्थानों पे हम अपनी ऐसी विषयों की प्रवृत्ति को खराब करते हैं। बहुत स्थानों पर पढ़ते समय पढ़ते नहीं है, पढ़ते समय भी कुछ और चल रहा है। जैसे मैं प्रायः इस उदाहरण को दिया करता हूँ कि जब मैं भी पढ़ाई करता था, 11वीं 12वीं कक्षा में था, तो वहां तक गणित मुझे प्रिय लगने लगा था धीरे धीरे। उससे पहले तो बहुत खराब लगता था। तो क्या करते, कानों में ईयरफोन लगाया, गाने चलाए, और उसके बाद में फिर मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, यानी गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और उधर गाने चल रहे हैं, और हमको लगता था कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं। कि बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है गणित। ईयरफोन ना लगाएं, गाने ना सुने तो गणित अच्छे से हल होता नहीं था, और गाने लगा लें तो गणित बड़ा अच्छे से हल हो जाता था। उन सवालों को भी हल कर ले जाते थे जो बड़े कठिन दिखते थे। ये ऐसा लंबे समय तक चला, और ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छी योग्यता बना रहे हैं गणित में। लेकिन बहुत खराब बात थी, हम भूल गए थे कि आगे जाके इसके साइड इफेक्ट होंगे, और खराब साइड इफेक्ट होंगे, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जब हम पढ़ें तो पढ़ें, जब हम गाने सुने तो गाने सुने, उस समय गणित को अलग रख दें। अब मन लगा करके ईयरफोन लगाएं या कुछ भी लगाएं, गाने हैं, भजन, जिसको जो अच्छा लगता है, पूरी तन्मयता से डूब जाए गानों में, बिल्कुल डूब जाना चाहिए। वहां से भी मन की स्थिति बनती है। अब गणित सॉल्व कर रहे हैं तो अब ये स्थिति होगी कि गणित पढ़ते समय गणित ही पढ़ते हैं, उस समय गाने नहीं सुनेंगे। लेकिन जिस समय संगीत सुनने की इच्छा होती है ना, तो फिर क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से सुनिए, आप लोग भी इस प्रयोग को कीजिएगा, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी मन में। जब आपको कभी भजन सुनने की इच्छा हो, गीत सुनने की, जिसको जो रुचि हो संगीत में, शास्त्रीय संगीत में हो उसमें, बॉलीवुड संगीत में हो तो उसमें, तो गाना लगाया आपने, कान में ईयरफोन लगाया या किसी बड़े स्पीकर पे चला रहे हैं, उस पे चलाइए। सबसे पहले आप सिंगर की आवाज पे अपने मन को केंद्रित कीजिए, जो गायक गा रहा है उस पर मन को केंद्रित करेंगे तो वहां एक स्थिति बनेगी, प्रवृत्ति रुकेगी। केवल सिंगर की आवाज पे करना है, पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उन पर नहीं केंद्रित करना, केवल सिंगर की आवाज पे।
भटकेगी, बीच बीच में बांसुरी की आवाज पे ध्यान चला जाएगा, ढोलक तबले मृदंग की आवाज पे जाएगा, या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड बज रहा है या पियानो बज रहा है उस पे ध्यान चला जाएगा। लेकिन रोकना है केवल सिंगर की आवाज पे, लिरिक्स पे ध्यान देना है। लिरिक्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा विषय को फिर बदल के देखिए, वहां से एक प्रयोग और कीजिए। क्या करना है, इस बार किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लीजिए जो लगातार बज रहा है उस गाने में। जैसे मान लीजिए तबला बज रहा है पीछे से या हारमोनियम बज रहा है, अब उस पे ध्यान को लगा दीजिए। अब सिंगर की आवाज पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, लिरिक्स पे जो गाने के बोल हैं उस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब केवल उस पे प्रवृत्ति बनाइए। ऐसी जो स्थिति बनेगी भीतर, ऐसी जो अनुभूतियां बनेंगी, जो आदत बनेगी हमारी ऐसी चीजों पर केंद्रित होने की, मन को टिकाने की, मनसः स्थिति निबंधनी, मन को बांधने वाली होती है। तो विषयों में मन को लगाना मन को खराब करना नहीं होता, बस वो तरीका है हमारे करने का, हम उसको कितनी कुशलता से करते हैं, विशारदता से करते हैं, स्थिरता से करते हैं। हम विषयों का भोग करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन विषयों के भोग को हम उत्तम रीति से करें, हम केंद्रित होके करें। शादी विवाहों में लोग जाते हैं आजकल अब मन में यही रहता है कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। आज जब दावत आई गई है तो क्यों खाली निकाला जाए। तो व्यक्ति फिर क्या करता है, सबसे पहले वो एक बड़ी सी प्लेट लेता है। अब उसको पहले भरेगा ठीक से, खाएगा नहीं, खा पाएगा या नहीं खा पाएगा वो बाद की बात है, वो बाद में सोचेगा उस बात को। पहले भरेगा, चावल भर लिए, पनीर की सब्जी भर ली, रसगुल्ले भर लिए, थोड़ी मिठाई भर ली, इधर से ये भी भर लिया, सब तरीके से भर ली। मूर्खता है, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, पहले थोड़ा सा ये चख लिया, फिर वो चख लिया, फिर ये कर लिया। ना ना, गोलगप्पे और खा के आते हैं, अरे ये और देख लो, अरे छोड़ो, अरे हटाओ, अरे ये और खा लो। ये जो बार बार विषय में, एक विषय से दूसरे विषय पर हट करके बार बार कभी ये खा लूं कभी वो खा लूं, ये प्रवृत्ति बहुत खराब है, मन को बहुत चंचल करती है। ऐसे व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत चंचल दिखेंगे, दुखी दिखेंगे। और अभी आगे विषय आने वाला है, जो व्यक्ति बहुत चंचल होता है, जिसके मन में बहुत चंचलता राजसिकता रहती है ना, वो व्यक्ति अधिकांश मात्रा में दुखी मिलेगा। थोड़ी थोड़ी देर में दुखी हो जाएगा, थोड़ी देर में खुश हो जाएगा, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग सात्विक होते हैं, जिनके मन में सात्विकता अधिक होती है, वो लोग अधिकांशतः प्रसन्न दिखेंगे, आपको खुश रहेंगे। हमारी प्रसन्नता का आधार है हमारी एकाग्रता, हमारी सात्विकता। यदि हम अपनी प्रसन्नता में, सात्विकता में, स्थिरता में, शांति में अधिक रहेंगे, ज्यादा समय तक सुख से जीवन को व्यतीत करेंगे। और वहां एक प्रवृत्ति मन के भीतर बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, वो मन को बांधती है। तो चंचलता से विषयों को भोगते हैं, उसमें मन को लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो खराब करेगी हमको, उसकी भी एक प्रवृत्ति बनती है, वो मन को बांधेगी नहीं, वो तो मन को और बिगाड़ेगी। और यदि स्थिरता से, एकाग्रता से मन को विषयों में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, किसी भी विषय में लगा लें, चाहे देखने का विषय है, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का, कोई भी विषय है, ये जैसे प्रयोग यहाँ बताए, इन प्रयोगों को करने पर भी जब हम अपने मन को टिकाते हैं, प्रवृत्ति बनती है भीतर, एक आदत, व्यवहार बनता है हमारा, मन को टिकाता है वो। बात समझ में आई माता जी? जी आचार्य जी। हाँ जी, जी आचार्य जी, समझ गए। हाँ, ऐसे हम करके देखें, ऐसे ऐसे प्रयोग छोटे छोटे। चलिए और बता देते हैं, क्योंकि अब जब चर्चा चल ही रही है, अगले सूत्र को कल शुरू करेंगे, लेकिन और कुछ रोचक बातें, मजेदार बातें। कल की बात है, शाम का समय था, भोजन करने के लिए जैसे मैं जा रहा था, तो भोजन करने के लिए बैठे, मेरी दृष्टि आकाश में जैसे ही गई तो चंद्रमा दिखाई दिया। कोई बहुत बड़ी घटना तो है नहीं कि विलक्षण घटना थी, प्रतिदिन होती है, लेकिन कल के चंद्रमा में कुछ विशेष बात थी, क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है तो चंद्रमा खिला हुआ है, वातावरण स्वच्छ है यहाँ का, गांव का, तो एकदम स्पष्टता से दिख रहा है चंद्रमा। चंद्रमा में कुछ विशेषता है जो हमको खींचती है, जो हमारे मन के भीतर बहुत सात्विकता लाती है, प्रसन्नता लाती है। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा, और विशेषकर पूर्णिमा वाले दिन तो करके देखिएगा। है विषय ही, ये भी एक विषय है अपने आप में, जिसकी चर्चा यहाँ की थी महर्षि व्यास जी ने। ये था ना, एतेन चंद्रादित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्ति उत्पन्न विषयत्व विषयत्येव वेदितव्या।
चंद्रमा पे मन को टिका दिया थोड़ी देर के लिए, ऊपर निहारने लगे, कुछ नहीं करना, कोई विशेष काम नहीं करना है, बस निहारना है, एक टक निहारना है। जब हम चंद्रमा को देखेंगे तो हो सकता है हमारी दृष्टि तारों पर चली जाए, हमारी दृष्टि कहीं वहां से हट करके छत के किसी और कोने पे चली जाए, किसी टावर पे चली जाए, किसी के घर पे चली जाए। रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, चंद्रमा पर बीचों बीच टिका दें अपने मन को। अब जिस समय चंद्रमा पर मन को टिकाएंगे तो बाहर से तो विषयों को रोक लिया, अब हमारी आंखें कहीं और नहीं देख रही हैं, ना कान कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन के भीतर विचार बहुत सारे आ जाएं, मन के भीतर तरंगें फैल जाएं, कुछ और कहीं की बात आ जाए मन में। अब वहां से विचारों को धीरे धीरे रोकेंगे, ध्यान लगाएंगे केवल चंद्रमा पर। कितना सुंदर है, कितनी सात्विकता है, कितनी शीतलता है। और साथ में एक और भाव बनाएंगे कि देखो मन के भीतर कितनी स्थिरता आ रही है, मन के भीतर कितनी शीतलता बन रही है, मन कितना खुश होने लगा है, प्रसन्नता बढ़ रही है मन के भीतर, मन कितना शांत हो रहा है। और जैसा ये चंद्रमा इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, इतना धवल है, इतना विशारदता से युक्त है, ऐसे ही मेरा मन भी स्वच्छ हो रहा है, मेरा मन कितना पवित्र होता जा रहा है भीतर से। ये भावना बनानी है चंद्रमा को देखते हुए। ये जो प्रवृत्ति है रूप विषय में ही प्रवृत्ति है, देखिए विषयवती प्रवृत्ति है, विषय में ही मन को लगाया जा रहा है, परमात्मा की तो कोई चर्चा ही नहीं है अभी तक। परमात्मा में भी लगाना है वो अलग बात है, परमात्मा में ध्यान कैसे लगाया जाता है उसकी चर्चाएं भी आगे आएंगी, वो ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके लगाना है। लेकिन अभी बात चल रही है आंखें खोलकर व्यवहारिक जीवन में भी हम प्रवृत्ति बना सकते हैं। चंद्रमा को निरंतर निहारने से 1 मिनट का अभ्यास करें, 2 मिनट का अभ्यास करें, समय को बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा लगातार देखें, बहुत सुंदर स्थिति बनेगी, भीतर एक प्रवृत्ति बनेगी। ये लिखा हुआ है ना प्रवृत्ति उत्पन्ना, यहां से भी प्रवृत्ति बनती है। और वो क्या होती है, वो भी उसको भी वैसा ही जानना चाहिए, वेदितव्या, उसको भी वैसा ही समझे जैसा पीछे देखा था। मन को बांधेगी ये स्थिति भी। परमात्मा ने सारे जुगाड़ दे रखे हैं हमको, आज की भाषा में कहें तो सारा जुगाड़ कर रखा है उन्होंने, सारी व्यवस्थाएं बना के दी हैं हमको मन को बांधने के लिए, पर हम ना बांधें, हम ना टिकाएं। अब इसमें परमात्मा का दोष थोड़ा ही है, व्यवस्थाओं का दोष थोड़ा ही है। कहा जी मेरी तो मन भटक जाता है इस फोन के कारण से, मेरा तो मन कई बार विचलित हो जाता है ये संसार के विषयों को देख करके, मेरा मन ना जब भी हलवाई की दुकान से निकल जाता हूँ तो मन मचल जाता है मेरा, वो खींच ही लेती हैं अपनी ओर चीजें, मेरा तो मन मचल जाता है कई बार इन चीजों को देख करके, बाजार से निकलूं तो वो दुकानें खींच लेती हैं शॉपिंग करने के लिए। वो साधनों में दोष थोड़ी है, साधन तो बढ़िया ही है अपनी जगह, साधन तो हमको लाभ ही देने वाले हैं, हमारा उपकार ही करने वाले हैं। हमने प्रवृत्ति खराब बना रखी है अपनी, मन मन चला जाता है जी मेरा, मन है ही ऐसा, जाएगा ही, ना जाए तो काम नहीं चलेगा हमारा। मन की स्थिति बहुत बढ़िया है कि विषयों पर जाता है, जिस दिन विषयों पर जाना बंद हो गया ना, हमारा जीवन ही रुक जाएगा। अगर ये विषयों पर ही ना जाए, जैसे रूप विषय को देखना बंद कर दे, मन किसी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से किसी चीज को देखना ही बंद कर दे, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, हमारा व्यवहार ही रुक जाएगा। हम कैसे चीजों को देख पाएंगे, कैसे ठीक व्यवहार कर पाएंगे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी तो मन मन की चंचलता ही है, मन की वो स्थिति है, प्रवृत्ति है जो इस विषय पर ला रही है आपको। मन यदि गंध पर ना जाए तो फिर कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हम कैसे सुगंध का दुर्गंध का पता कर पाएंगे, या गंधों के बीच जो भेद होता है उसको कैसे पता कर पाएंगे, ये इसी के कारण हो पाता है। मन बढ़िया है, बहुत अच्छा साधन दिया हमको, मन का दोष नहीं होता कभी भी, दोष हमारी उन प्रवृत्तियों का है जो हमने आदत ही खराब लगा रखी है अपने आप को, अपने मन को। जाएगा वो तो, उसकी तो आदत है, अच्छी और लगा लें, बढ़िया सी जगह लगा लें। एक दिन एक बात कह रहे थे कक्षा में श्रीमान जी कि मन को डंडे से हाँक के लाएं जी, इधर को पकड़ के और इसको ठीक से लगाएं। तो मैंने कहा था क्यों हाँकना उसको डंडे से, क्यों मारपीट करनी मन के साथ, आराम से ले आए, वो तो आ जाता है ऐसे बिना मारे, मित्र है हमारा और बहुत बढ़िया मित्र है, बहुत अच्छा साधन है। इधर प्रवृत्ति बना दें, विषयों में एकाग्रता से बनाएं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कक्षा के बड़े लोग तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि आपकी ही आयु की बात है।
और जो कक्षा में छोटे लोग हैं, जो युवा हैं, उनको थोड़ा समझने की आवश्यकता है इस बात को। जैसे मेरे जैसे युवा, हमारे जैसे युवा जब किसी काम को बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं, एक बार में कई-कई काम करते हैं, तो बड़े बूढ़े लोग हमारे टोकते हैं, रोकते हैं और टोकते हुए क्या कहेंगे, एक बार में एक ही काम कर ले, पढ़ ही ले एक बार में। मान लीजिए जैसे छोटे बच्चों की प्रवृत्ति होती है, कई बार युवा भी ऐसा करने लगते हैं कि कहीं खेलने जाना है और बड़ी जल्दी हो रही है, बाहर दोस्त खड़ा हुआ है, अरे जल्दी आओ, बाइक लेके खड़ा है कि खेलने चलना है, और इधर खाना खा रहा है, एक दो रोटी बची हुई है। अब क्या करेगा, जल्दी जल्दी में एक दो उस रोटी को लपेटेगा, रोटी में सब्जी को लपेटेगा, अचार को लपेटेगा, जो भी करेगा और भागते भागते खाएगा। तो हमारे घर के बड़े लोग हमको क्या टोकते हैं, क्या कह करके, पहले खाना ही खा ले ठीक से, या इसको छोड़ जा यहीं, जा पहले जाके खेल ही ले, आके खा लेना, ऐसे तो कहते थे। उनके पास ये शब्द नहीं थे, ये पारिभाषिक शब्द, उनके पास ये भाषा नहीं थी जो महर्षि व्यास जी की भाषा है। उनके पास एकदम सपाट भाषा थी, एकदम सरल भाषा थी। वो कह देते, अबे एक ही काम कर ले एक बार में, पहले खाई ले बैठ के आराम से। थोड़ा सा उनका तरीका थोड़ा कठोर जैसा होता था, तो हमको बुरा लगता था उस आयु में, या लगता है कई बार अभी भी। लेकिन जब वो ऐसा कह रहे होते थे, तो उनके कहने के पीछे का यही उद्देश्य रहा होगा, भले ही वो जानते ना हो कि भीतर, मन के भीतर क्या चीजें घटित हो रही होंगी ऐसा करने से। ऐसी प्रवृत्ति हम बनाएं। देखें, तो ये तो मैंने बस कुछ उदाहरण दे दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे चलिए एक और बात कह देता हूँ, कई लोगों को थोड़ा सा जाके लगेगी ये बात, लेकिन अब लगेगी तो उस पर काम कीजिएगा, लगनी भी चाहिए। जैसे अभी कक्षा चल रही है, कक्षा में ही कई लोग अपना काम निपटा रहे होंगे इस समय। है ना, कई लोगों का काम चल रहा होगा, कुछ माताएं भोजन बना रही होंगी, कुछ माताएं शायद बर्तन साफ कर रही होंगी, किसी का कोई झाड़ू लगाने का काम चल रहा होगा, शायद कपड़े भी धो रही हो कोई माता, कुछ पुरुष इस समय ऑफिस में बैठे हुए अपना थोड़ा सा निपटा रहे होंगे काम, कुछ हो सकता है लंच टाइम में बैठ के थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों में भी लग रहे होंगे और कक्षा भी सुन रहे होंगे। बीच में कभी स्क्रीन पर देख लिया, कभी बाहर किसी से बात हो गई थोड़ी बहुत, ऐसा भी तो होता है ना। ये सब मन की स्थिति को खराब करने वाली चीजें हैं। मतलब मैं जानता हूँ उन सबको कि आपके साथ मजबूरियां हैं, कि आप मजबूरी में कक्षा में जुड़ते हैं, कि समय कम होता है, अनुकूलताएं नहीं बन पाती, किसी के साथ यही समय निकल पाता है कि थोड़ी देर के लिए जुड़ पाते हैं, फिर अपने काम में जुट करके कक्षा लेनी पड़ती है, ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के, हेडफोन लगा के कक्षा लेनी पड़ती है जी आपकी। ऐसे करके वो सच में वो मजबूरियां हैं, मैं उन विवशताओं को समझता हूँ, क्योंकि गृहस्थ में ये सब चीजें हैं ही, करना ही होता है कई बार हमें। लेकिन वहां भी थोड़ा सा हम इसमें भी यदि रास्ता निकालना हो, थोड़ा ठीक करना हो, तो ये करें कि जिस काम को साथ में कर रहे हैं, यदि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर ध्यान यहाँ ज्यादा रहे कक्षा में, और यदि वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आप करते हुए कक्षा ले रहे हैं, तो फिर ध्यान को अधिक वहां टिकाएं, कक्षा में कम टिकाएं। कक्षा का विषय छूट जाएगा कोई बात नहीं, घर का काम छूट जाएगा कोई बात नहीं, किसी एक स्थान पर यदि टिका लेंगे, तो जो मन के भीतर प्रवृत्ति बनेगी एकाग्रता वाली, वो जीवन भर काम आएगी। वो साधना में काम आएगी। पर यदि एक काम को बनाने के चक्कर में एक काम को, मतलब एक काम को बनाने के चक्कर में एक काम को बिगाड़ा, और चंचलता इतनी हो गई कि ना इस पे टिका ना उस पे टिका, तो भीतर जो चंचलता वाली प्रवृत्ति बन रही है, वो दुखी कर देगी भीतर से, वो खराब कर देगी हमारी साधना को। कितने लोग करते भी हैं, जैसे कुछ लोग कक्षा लेते हुए पूरी एकाग्रता से कक्षा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्टता हो जाएगी। मान लीजिए कोई माताजी झाड़ू लगा रही हैं इस समय अपने घर में, साथ में पोछा भी लगाना है उनको, और कक्षा ले रही हैं, फोन को आगे रख रखा है एक जगह, और सुन रही हैं, बीच बीच में जाके देख लेती हैं, जब कोई काम की बात आती है स्क्रीन पे जाके देख लेती हैं। अब झाड़ू लगाने का काम या पोछा लगाने का काम उतनी एकाग्रता का नहीं होता,
उसमें बहुत ज़्यादा मन को टिकाना ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि बड़े ध्यान से पोछा लगाना पड़ रहा है जी, एक एक इंच का ध्यान रखना पड़ रहा है, एक एक सेंटीमीटर तक का ध्यान रखना पड़ रहा है कि इधर ना रह जाए, या बहुत सूक्ष्मदर्शी से उठा करके देख रही है कि कहाँ धूल है। ऐसा थोड़ी करते हैं हम सफाई। सफाई तो मोटा मोटा मामला होता है। हाँ, कहीं कहीं बारीकी से देखना पड़ता है, कपड़े से साफ करना पड़ जाता है, कई बार किसी बिस्तर को उठा करके सफाई करनी पड़ जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती सफाई करने में, बर्तन साफ करने में उतनी एकाग्रता नहीं चाहिए। तो ऐसे में कक्षा लेने में यहाँ ज़्यादा ध्यान रहे, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं केवल कक्षा की बात नहीं कर रहा, इसके अतिरिक्त हम और भी, जैसे एक काम को करते समय दो काम करते हैं, किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये काम तभी करें जब एक काम हमारे दूसरे काम को ना बिगाड़े, मन की एकाग्रता को ना बिगाड़ दे। अगर मन की एकाग्रता ही बिगड़ रही है तो जो भीतर प्रवृत्ति बनेगी वो मन की स्थिति को बांधेगी नहीं, वो मन की स्थिति को इतना खराब कर देगी कि साधना में बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा कभी भी, और फिर शिकायतें वही आएंगी बार बार। मन रुकता नहीं है, मन बहुत परेशान रहता है, मन बहुत खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो समस्या फिर जीवन भर बनी रहेगी। महर्षि व्यास जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने ये बातें स्पष्टता से रखी नहीं है, क्योंकि ऋषियों का इतना ही काम था कि वो इतना लिख दें। अगर वो सारी बातों को खोल के लिखने लगते तो हो सकता है हम उनकी पुस्तकों को घर में रखने में जगह न रह जाती, इतनी पुस्तकें बन जाती। इतना थोड़ी खोलेंगे किसी बात को, हमको तर्क लगाने होते हैं, संगतियां निकालनी होती हैं, उनके अर्थ देखने होते हैं हमको बारीकी में जा करके, आचार्यों का सहारा लेना होता है, विद्वानों के पास जाके चर्चा करनी पड़ती है। और बस एक बात करके फिर रखते हैं और एक प्रयोग बताता हूँ आपको, और छोटा सा प्रयोग, जैसे चंद्रमा वाला बताया ना, ऐसे बस एक दो प्रयोग सुन लीजिए और फिर आप करके देखिएगा, आनंद आ जाएगा जीवन में। मैं सभी माताओं से कहूंगा, सभी पुरुषों से भी कहूंगा कि आप जो काम करते हैं, जो भी काम, एक उदाहरण ले लेते हैं झाड़ू वाला ही। अभी मैंने कहा था कि झाड़ू लगाने में कोई बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सभी से एक निवेदन करता हूँ, आज आज ही प्रयोग कीजिएगा या कल कीजिएगा, जब कल झाड़ू लगाने का समय हो। झाड़ू लगाने के काम को पूरी एकाग्रता से करिएगा आप, पूरी ताकत लगा दीजिए झाड़ू में ताकत लगाने का मतलब पूरी एकाग्रता झोंक दीजिए वहां पर जा करके, पूरा मन टिका दीजिए सफाई में, और कहीं ध्यान ही नहीं जाना चाहिए उस समय। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये समस्या वो समस्या, उन चिंताओं को थोड़ी देर के लिए एक और रख करके पूरी एकाग्रता केवल झाड़ू लगाने में लगा दीजिए, बर्तन साफ करने में लगा दीजिए। ये पुरुष लोग हैं तो उनका अपना जो भी काम है, नहा भी रहे हैं, नहाते समय पूरी एकाग्रता से नहाएं। अगर अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं तो पॉलिश करते समय पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से जुट जाएं एक उसमें पॉलिश करने में। आप देखेंगे कि काम समाप्त होते होते मन कितना खुश हो जाएगा। आप करके देखिएगा, स्वानुभूत प्रयोग है। 10 मिनट का काम 15 मिनट के काम को करने करने में परिणामतः आप देखेंगे रिजल्ट इतना सुंदर आएगा, मन खुश होने लगेगा अपने काम को करते हुए। अब जब इस प्रयोग को आप कुछ दिन लगातार करेंगे, हर काम को करते हुए इसी एकाग्रता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो पूरी एकाग्रता से ड्राइविंग करेंगे, बाइक चलाएंगे तो पूरी एकाग्रता से राइडिंग करेंगे, जो भी है पूरी एकाग्रता से अपने काम को करेंगे। 1 महीने के भीतर भीतर आपको आपकी उपासना में फर्क दिखने लगेगा। उपासना में बैठेंगे तो बहुत ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, बहुत प्रयत्न करने नहीं पड़ेंगे मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। इसी को विषयवती प्रवृत्ति कहा जाता है। करके देखिएगा आज से ही। अगर आनंद ना आ जाए, मन में सुख उत्पन्न ना होने लगे, मन प्रसन्न ना रहने लगे, तो फिर आके कक्षा में बताइएगा कि आपने बताया था, हमने ऐसा किया और हुआ नहीं, तो फिर उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आज की कक्षा को विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, विषयवती प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने ये उत्तम विज्ञान हमको प्रदान किया। आप सभी को सादर प्रणाम।